Shastra here, welcoming you once again on our YouTube channel Sunshine Educare, the Topper's Choice. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स का डिफिनेशंस और उसका एग्जाम्पल लिए थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझे थे, जनरल रिप्रेजेंटेशन समझे थे और खासकर हम लोग पढ़े थे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ m by n मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स टुडे आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे। आज इसके एक्सटेंशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ा कर पढ़ेंगे, देखेंगे और इसका इंपॉर्टेंस आज ही समझ में आएगा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक बतलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो आप पार्ट 2 में जाकर देख सकते हैं मैट्रिक्स का। ये इसका कॉम्पाइल्ड फॉर्म, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई जे नेचुरल नंबर होना चाहिए था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे AIJ का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो हम लोग पढ़ते हैं इसको। ये और ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो स्टूडेंट, इफ AIJ बिलोंग्स टू R, व्हाट इज R? R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर। इफ AIJ का हम लोग पिछले क्लास में नाम दिए थे जनरेटर। अगर AIJ रियल नंबर होगा देन A मीन्स व्हाट? द मैट्रिक्स इज द रियल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर जो एंट्री रहेगा वो सभी का सभी अगर रियल नंबर हो तो मैट्रिक्स को रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, इस मैट्रिक्स में सारा का सारा क्या है? रियल नंबर है। सारा का सारा रियल नंबर, ऑल एंट्रीज आर रियल नंबर, then we say that A is a real matrix. Okay, and let's see the second one. If Aij belongs to C is what? Set of complex number. Then A is a complex matrix. Complex matrix is not included in our syllabus. हमारे सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे नोट लिख के दिया हुआ, we shall consider only। स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। एक एग्जांपल देखे थे पहले दिन, वहां पर A+1+i करके एक एलिमेंट था, वो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था। वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स। यानी हम लोग को वो मैट्रिक्स पढ़ना है जिसका एंट्रीज या एलिमेंट्स रियल नंबर होगा, या फंक्शंस टेकिंग रियल वैल्यूज। ऐसे फंक्शंस होने चाहिए जिसका वैल्यू रियल हो। फॉर एग्जांपल x का अगर वैल्यू हम लोग π/4 ले लें तो tan π/4 1 विच इज ए रियल नंबर। मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे इसका रिजल्ट आउटपुट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को वो फंक्शन भी लेना होगा जिसका आउटपुट एक रियल नंबर होता है। या तो हम लोग को एक रियल नंबर समझ लेना होगा, रियल नंबर का मैट्रिक्स लेना होगा, या रियल मैट्रिक्स लेना होगा, या अगर मेरा एंट्री मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो अगर फंक्शन के फॉर्म में है तो उस फंक्शन को आउटपुट रियल नंबर आना चाहिए, और फंक्शंस टेकिंग रियल वैल्यूज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। So we were discussing about important points. We have already discussed 2 important points. Let's see the third one. This is the third one. The array. This. Now say. Listen. This is what? First row, second row, third row. अगर यहाँ पर आए, अगर A4 दिखाते हैं तो क्या होगा? फोर्थ रो, फिफ्थ रो। मतलब नाम किसके आधार पर पड़ता है? पहला वाला का आधार। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। इस तरह से अगर इस रो का या इस एरे का, इस अरेंजमेंट का अगर नाम दे तो क्या नाम होगा? ith रो। समझ में है? तो ये क्या कहलाएगा? द एरे। ये क्या लिखा हुआ है? तो यही वाला लिखा हुआ है। हम लोग इसको एलिमिनेट कर दिए। द एरे दिस इज कॉल्ड द ith रो। Fifth, sixth, seventh, eighth, in the same way ith. This is called the ith row. And the array. Now see column wise.
दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर यहाँ कोई आता तो क्या आता, फोर्थ कॉलम, देन फिफ्थ कॉलम। तो नाम किसके आधार पे पढ़ रहा, बाद वाले के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। तो इस तरह से अगर ये जे में है तो क्या कहलाएगा, जेथ कॉलम, जेथ कॉलम। सॉरी आई हैव रिटन इट रॉन्ग। And this is called the jth column. This is called the jth column. This is called the ith column. This is called the jth column. आपको सिर्फ इसे नोट डाउन करके रखना है, इस बात को याद रखना है। देखेंगे ये पॉइंट 3 का इस्तेमाल कहाँ होता है, केवल ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम पे यूज होगा आपको जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ith रो और jth कॉलम का यूज होता है। फिलहाल हम अभी आपको सिर्फ नाम से वाकिफ करवा रहे हैं कि इस बंदे का नाम ये है, इसे ये बोला जाता है, इसे ये बोला जाता है। ओके देन प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स लेट्स नो व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल मैट्रिसेस। कब दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलेंगे ये हम लोग सीख रहे हैं। लिखा हुआ है टू मैट्रिसेस ए एंड बी। कौन सा देखो, कॉम्पैक्ट फॉर्म समझ में। जनरल रिप्रेजेंटेशन एम बाय एन बहुत बड़ा होता है। हम बोले थे बहुत सारा टॉपिक भी पढ़ेंगे और हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन को लेके पढ़ेंगे, लेकिन वो चूंकि बहुत बड़ा होता है इसलिए उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम लोग डिफिनेशन में यूज करेंगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस को इक्वल तब बोलेंगे अगर, दिस इज व्हाट, इफ एंड ओनली इफ। दिस इज नॉट इफ, अगर नहीं है, इफ एंड ओनली इफ। इसका सिंबल क्या होता है, इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय। मतलब जो स्टेटमेंट बोथ साइड ट्रू होता है, जैसे अभी हम बता रहे थोड़ा देर रुको। तो हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वल कब दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोल सकते हैं, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर आप बोले थे मैट्रिक्स लिखते समय यहाँ पे ऑर्डर लिखना जरूरी होता है। हम बोला हाँ बिल्कुल बोले थे। तो अगर हम यहाँ n बाय n लिख देते और यहाँ n बाय n लिख देते तो हमको ये लाइन मिटाना होता, क्योंकि ऑर्डर यहीं पे आपको समझ लेना होता है कि ऑर्डर सेम होता है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर ऑर्डर मेंशन नहीं करके खास करके उसको हाईलाइट कर दिए कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहले मैट्रिक्स में A11 जो है, दूसरा मैट्रिक्स में B11 सेम एलिमेंट होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स में A12 इट मस्ट बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स में B12। अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा देखो इसको। सर ये भाषा समझ में नहीं आया यहाँ तक। देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो भाई ये समझो, एलिमेंट्स विल बी इक्वल फॉर ऑल I and J। एलिमेंट्स विल बी इक्वल फॉर ऑल I and J। देखो हम बता रहे हैं दो मैट्रिसेस को, सो Aij इज इक्वल टू Bij। मतलब देखो फॉर ऑल I and J। देखो अगर हम लोग I के जगह सपोज I के जगह 2 ले लें और J के जगह 3 ले लें, तो यहाँ पे क्या बनेगा, A23 इज इक्वल टू B23। मतलब पहले मैट्रिक्स में A23 की जगह पर जो है, दूसरे मैट्रिक्स में B23 की जगह वही होना चाहिए। लेट्स सी एन एग्जांपल। देखो ये दो मैट्रिसेस हैं, ओके। अब हम लोग को चेक करना कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो डिफिनेशन मैच कर लो, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यस इट इज। इसका ऑर्डर कितना है 2 बाय 2। इसका भी ऑर्डर कितना है 2 बाय 2। तो पहला टेस्ट पास हुआ। दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये क्या है, कौन सा प्लेस है, 2 बाय 2 का जनरल रिप्रेजेंटेशन बोले थे बनाने के लिए पहले वीडियो में। ये क्या है, A11 है। अगर ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो A11 है, ये B11 है, सेम है। A11 इज इक्वल टू B11। अच्छा ये क्या कहलाता है 1 2, ये A12 कहलाता है।
ये क्या कहलाएगा B12, ठीक है, ये दोनों फिर सेम है। अच्छा सर, दो टेस्ट कर लिए तो ऐसा नहीं होगा कि A11 बराबर है तो B12 भी बराबर है, तो ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है? नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो फॉर ऑल I एंड J, जितना I J इसमें पॉसिबल है, जितना I J इसमें पॉसिबल है सब के लिए टेस्ट करना होगा। जैसे ये हो गया A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 इज इक्वल टू B21, ये A22 ये B22, ये दोनों बराबर है, मतलब ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल। दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। माने A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू B21। अगर ऐसा रहा तो कहेंगे मैट्रिक्स बराबर है। और याद रखें, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का टेस्ट करें तो चंद एलिमेंट्स के लिए ना करें, फॉर ऑल I एंड J, I और J का जितना पॉसिबल वैल्यू है उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा ये फॉर ऑल I J नेचुरल नंबर के लिए नहीं लिखा हुआ, I और J नेचुरल नंबर होगा और हम बोले थे नेचुरल नंबर, तो सर सभी नेचुरल नंबर के लिए कैसे चेक करेंगे? नहीं, उस मैट्रिक्स में I और J का जितना पॉसिबल वैल्यूज है सबके लिए हम लोगों को चेक करना होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों टेस्ट पास होता है तो हम लोग कहेंगे दो मैट्रिसेस इक्वल है। यहाँ पे देखिए द मैट्रिसेस दिस एंड दिस आर इक्वल। किसी इंसान ने हमको आगे बोल दिया कि सर जी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो बोला भाई इक्वल चेक नहीं करना, इक्वल है तो हम लोग क्या माने निकालेंगे? तो हम लोग सोचेंगे ऑब्वियसली जब ये दोनों इक्वल है तो ये कब हुआ होगा? कब हुआ होगा? जब ऑर्डर तो सेम है ही, नो डाउट ऑर्डर सेम है और ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये A11 है, ये B11 है, ये A12 है, ये B12 है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। इफ का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स को इफ का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। उल्टा बोले, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो इक्वल बोल सकते हैं। मतलब इक्वल बोलने के लिए ये दोनों जरूरी है और अगर ये दोनों कंडीशन मिला तो मैट्रिक्स को इक्वल बोलते हैं, यानी रिवर्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सो मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या और लिख सकते हैं। मान लिया कि P एक पॉइंट है इन ए प्लेन, किसी प्लेन पर 2D में, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में। देन वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स एज मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मैट्रिक्स के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को भी मैट्रिक्स के जरिए जाहिर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, बिकॉज इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड मीन्स व्हाट? ढंग से, जो पहले वो पहले, मतलब एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट बाद में, सो एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट बाद में, यहाँ भी एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट बाद में। और मान लिया मत स्टूडेंट के ABCD be the 4 vertices of a quadrilateral in a plane. We have a quadrilateral in a plane. Okay, in a plane means x axis और y axis में, बस z axis में in a plane लिखने का यही मतलब मानने को। और वैसे भी मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए हम लोग को प्लेन बोलना ही पड़ेगा। सपोज कि हम लोग के पास 4 पॉइंट है जो एक क्वाड्रिलेटरल को बना रहा है, तो उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को भी मैट्रिक्स के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट, C D। तो ये एग्जांपल देखिए हम क्या बतलाना चाह रहे हैं, बस यही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं यहाँ। ओके, या फिर इस तरह से कुछ A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट, देन D का कोऑर्डिनेट। मतलब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर लिखा जा सकता है।
बशर्ते वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो। ओके, सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, बहुत सारा थ्योरी पढ़ा, तो आज हम लोग सबसे पहला सम देखते हैं। ये कुछ डिफिकल्ट सम नहीं है, बस आप जो थ्योरी सीखे हैं वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे। बहुत सिर्फ बकवास लिखा हुआ है इतना सारा। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्री, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। तो यही है फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। और फैक्ट्री 1 में मेन वर्कर्स 30 है, फैक्ट्री 2 में सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप समझ जाइए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, यहाँ से भाई करना क्या है, ठीक है। 3 फैक्ट्री है, उसमें नंबर ऑफ मेंस है, नंबर ऑफ वुमेन्स है, तो करना क्या था मेरा, तो करना ही है रिप्रेजेंट द बिलो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे है, इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। हम बोले थे ना, मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि ये सब फैक्ट्री में कितना कितना मेल और फीमेल यानी मेन वर्कर और वुमेन वर्कर है। तो जो इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है उसे हम लोग 3/2 मैट्रिक्स में लिखेंगे। सो मान लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 मान लिया, या रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम लोग ए मान ले रहे हैं। तो हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले हम लोग पता करें 3/2 मैट्रिक्स, यानी मेरे को 3 रोज दिखाना है और 2 कॉलम्स दिखाना है, ठीक है। 3 रोज ऑलरेडी ये तो सजा ही हुआ है, देखो सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट करते रहे। दिस इज व्हाट 3 rows and 2 columns, 3 rows and 2 columns. So this is the first answer. क्या बोले कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसे 3/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखलाइए। तो 3/2 फॉर्म में क्या फॉर्म में है ही, 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, बस उठा के मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। हाँ, आगे एक और सवाल है यहाँ से, व्हाट डज द एंट्री, एंट्री मीन्स एलिमेंट, what does the entry in the third row and second column, आप इसको यहां से निकाले। थर्ड रो, दिस इज द थर्ड रो, एंड सेकंड कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम। which element is common, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं A32 निकालना, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, तो ये हो गया A32। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। तो आप लोग ऐसे लिख, बस यहां तक लिख, the entry in the third row and second column represent women number of, काम करते हैं यहीं पे लिख, represents number of women workers in factory 3। आप यहां से लेकर यहां तक पहले लिख ले, रिप्रेजेंट से यहां से लेकर रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम देख रहे डॉट डॉट में कुछ लिखना है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल हम लोग क्या करना था कि एक इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में देना था, लेकिन अरेंजमेंट कैसे करना है बस उन लोग अलग फरमाइश था कि 3/2 ऑर्डर में फरमाइश है, 2/3 ऑर्डर की भी फरमाइश कर सकता था, तो हम लोग उसी अंदाज में जवाब देते। और अंत में पूछ लिया कि भाई एंट्री जब कर रहे हो तो होश में हो ना, तो बोला हाँ बिल्कुल होश में है,
क्या सवाल कीजिए। तो बोला थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एंट्री है या वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो है 26। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, women workers in factory 3, represents the number of women workers in factories 3. Okay, so note it down. Students, let's see a new question on the basis of the theory we have learned. If A and B, ये A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द सम निकालना है। किसका सम, 2, 2 एंट्रीज ऑफ A एंड B, A और B का 2, 2 एंट्रीज। पता है क्लास एचएस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक ही चीज को बहुत अलग अलग स्टाइल में दिखाता है, यानी जब तक बच्चा डरेगा नहीं पीछा ही नहीं छोड़ता है, पढ़ाता कुछ है फिर अलग अंदाज में सवाल कर देता है। मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक ही चीज को स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत है। देखो अभी तक हम लोग क्या किए थे, A2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब ये अब ऐसे लिखने लगा 2, 2 एंट्रीज, सो नो नीड टू वरी, दिस इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, एंट्रीज ऑफ A एंड B, A और B में 2, 2 पे जो एंट्री है उसका सम बताना है। A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स में 2, 2 यानी A22 और B22 का सम बताना है। 2, एंट्री मतलब एलिमेंट समझ लो, 2, 2 एलिमेंट यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो यहां पर हम लोग पकड़ाया 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, दिस इज दिस वन। Okay, so let's solve it. Let the required sum is equal to A22 plus B22, तो अपना हो गया 2 plus of -5, we are left with -3. This is the answer. Note it down. Students, let's see the third question. हम लोग बोले थे कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसका प्रोडक्ट बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/n, तो इसमें एलिमेंट्स कितना होगा, तो mn. By multiplying the order we get the number of elements. Now there is a question on the basis of this concept. इसी concept पे एक question है कि एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स है, what are the possible orders it can have, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अब एक बात सुनो, मतलब देखो ये था ऑर्डर का प्रोडक्ट, ये बतला रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ऑर्डर निकालना हो, जब ऑर्डर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी स्प्लिट करेंगे तो ऑर्डर मिलेगा। जब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट को स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं 12 को कितने कितने भागों में तोड़ा जा सकता है। 12 में भी रिटन है 1 times 12, 12 times 1, ओके, 6 times 2, 2 times 6, 4 times 3, then 3 times 4. These are the ways in which we can write 12. So ये possible orders are this. Number of elements अगर 12 है, जैसे 3 times 4 is equal to 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 को तोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है यही है, और भी कई अंदाज में तोड़ा जा सकता है। तो इसी बात को जहन में रखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के माध्यम से कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स का जिसमें 12 एलिमेंट्स हो। सो the possible orders are
पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ये ऑर्डर हो सकता है, ऐसा रहने पर भी 12 एलिमेंट आएगा, ऐसा ऑर्डर लेने पर भी 12 एलिमेंट आएगा, 4 times 3 and 3 times 4, ये मेरा पॉसिबल ऑर्डर है। यहाँ पे नहीं लिखा है कितने ऑर्डर होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है कि ऑर्डर क्या क्या हो, पॉसिबल ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्या और किसी तरीके से 12 लाया जा सकता है? हाँ सर लाया जा सकता है। कैसे सर? 24 टाइम्स हाफ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेफिनेशन में लिखे थे कि आई जे क्या था, नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में हाफ गिनती नहीं होता है। तो सर नेचुरल नंबर में आइए अब बात अगर आप कर रहे हैं ऑर्डर में तो एम एन का बात होता है, आप आई और जे का बात कर रहे हैं, तो आई जे को बहुत डीप में देखो, बहुत डेप्थ में देखो। सर आप लिखे हैं आई और जे नेचुरल नंबर्स होंगे, और यहाँ पर तो हम ऑर्डर का बात कर रहे हैं एम और एन का। यहाँ चलो देखो, आई समवेयर इक्वल टू एम, सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट आई वी आर टॉकिंग अबाउट एम। जब आई का बात कर रहे हैं तो एम का भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आई एक समय में एम का वैल्यू तो ले ही लेता है। सो जे इज इक्वल टू एन, सो आई और जे हमेशा नेचुरल नंबर होगा, तो एम और एन को भी हमेशा नेचुरल नंबर ही रहना होगा, और यहाँ पर हाफ नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ऑर्डर में हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ दीज 6 पेयर, ये ना ऑर्डर हम लोग बनाया जा सकता है। सो नोट इट डाउन। Now see the next part, the second part of this question. What if it has 7 elements? यदि इसके पास 7 elements होगा तो क्या ऑर्डर उस समय होगा, उस वक्त क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? तो 7 can be written like 7 times 1 and 1 times 7. There is no more options, so the final result is possible orders. Possible orders are 7 times 1 and 1 times 7. Okay. Now students, I'll give you a question. You have to solve it at home and write the result in the comment box. Before we go, note it down. Now this is the question for you all. आप इसको घर में सॉल्व करें कि एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स है, इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच।